Sorry. So I think I just got muted, or I was I muted in the first place? I don't know. I hope I wasn't muted in the first place, but I'll just record this session and we'll see. I'll record it again. Okay. So chapter 16 istijrar, that is our topic for today. istijrar basically ये है कि आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं टू परचेज समथिंग टाइम टू टाइम, और उसकी प्राइस या तो आज तय हो जाएगी कि आज इस प्राइस के ऊपर हम तय करते हैं कि 6 महीने तक आप मुझे जब भी चाहिए होगा माल उतना आप माल मुझे प्रोवाइड कर दिया करेंगे, या फिर 6 महीने के बाद जो भी प्राइस होगी मार्केट में या जो भी प्राइस आप तय करेंगे उस प्राइस के ऊपर हम इसके ऊपर सारी पेमेंट आपको कर देंगे। 6 महीने तक जो माल हमें चाहिए आप हमें देते रहेंगे। ये यूजुअली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। जैसे कि आपने अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, तो उसको प्रोक्योर करने के लिए कि जी एक रेडीमेड गारमेंट्स वाला उसने किसी से कपड़ा खरीदते रहना है, तो कहते हैं यार ये सीजन है हमारा 6 महीने का, ये चलना ही है, तो रॉ मटेरियल हमें अक्सर लेना पड़ेगा, आप हमें देते जाइएगा, एंड पे हम एक बार प्राइस तय करके आपको पेमेंट कर देंगे, या आज प्राइस तय करे तो एंड पे वो आपको पेमेंट एक बार कर देंगे। सो दिस सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज द इस्तजरार एग्रीमेंट। दोनों टाइप्स हैं, या तो पहले आज प्राइस तय हो जाएगी या फिर फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस तय होगी, जिस डेट को खत्म हो रहा होगा एग्रीमेंट, सारी परचेजेस हो चुकी होंगी, तो फिर उसकी प्राइस देख ली जाएगी अब क्या प्राइस की तय की जाए, या उस डेट की प्राइस मार्केट प्राइस ले ली जाएगी। The first kind is relevant with the Islamic mode of financing. This kind is possible with certain conditions. ठीक है, जो ये फर्स्ट वाली है, whereby the price is determined after the transaction of purchase are completed. In the case where the seller discloses the price of goods at the time of each transaction, the sale becomes valid only when the buyer possesses the goods. ठीक है ना, अगर इस केस के अंदर अगर वो प्राइस डिस्क्लोज तो करता रहता है हर ट्रांजैक्शन के बाद, लेकिन सेल वैलिड तब होगी जब वो पोजेशन ले लेगा, जब बायर जो है पोजेशन ले लेगा गुड्स की। लेकिन पेमेंट अगेन वही के बिल्कुल जब एंड हो जाएगा सारा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद एक ही बार पेमेंट की जाएगी सारी। सो द अमाउंट या प्राइस इज पेड आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन कंप्लीटेड। Or if the seller does not disclose each and every time to the buyer the price of the subject matter, but the contractors know that it is being sold at market value, and the market value is specified and determined in such a manner
that it does not vary and does not lead to differences of the contractors, then the sale would be void. ठीक है, सो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते ईच टाइम टू टाइम, उसकी प्राइस चेंज होती रहती है, तो वो void हो सकता है. Again, if all the time of if at the time of possession the price of the subject matter was unknown, or the contractors agree that whatever the price shall be, the sale will be executed. However, if there is significant difference in the market price and the agreed price, it may cause conflict. In such a case, at the time of possession, the sale will not be valid. Rather, the sale would be valid at the time of settlement of the payment. तो अब सेल कब वैलिड होगी? जब सेटलमेंट हो जाएगी पेमेंट की, जब पेमेंट सारी सेटल कर दी जाएगी, उस टाइम पे सेल वैलिड कंसीडर होगी. ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन इस तरह हो रही है कि वो मार्केट प्राइस पे, लेकिन मार्केट प्राइस से जो एग्रीड प्राइस है वो ज्यादा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. इसलिए जब पेमेंट हो जाएगी तब सेल को वैलिड कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ सेल. Okay, the validity will relate to the time of possession. ठीक है, therefore the ownership of the buyer in the subject matter will be proved from the time of possession. After the payment of price, the buyer's usage of the subject matter will be valid from the time of the possession. तो बेसिकली इसकी वैलिडिटी होती है फ्रॉम टाइम ऑफ पोजेशन, जब बायर इसकी पोजेशन ले लेता है. लेकिन इसकी जो सेल की वैलिडिटी है, जो उसके यूज के लिए या उसके लिए है, वो फ्रॉम द टाइम ऑफ द पोजेशन हो जाएगी, जब वो इसको फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी. उस वक्त फिर कंसीडर यही होगा कि जब फाइनल पेमेंट हो गई है एक बार, कि जिस डेट को भी पोजेशन दी थी उस डेट को सेल हो गई थी, अदरवाइज नहीं. जब, लेकिन ये तब से कंसीडर किया जाएगा, लेकिन पेमेंट जब हो रही है उस डेट को ये चीज फाइनल होगी, जब सेल वैलिड कंसीडर की जाएगी. अब यूजेस ऑफ इस्तजरार, तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज की जा सकती है, रॉ मटेरियल वगैरह प्रोक्योर करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग के लिए. So the concept of istijrar can be applied in murabaha in the following manners. ठीक है, the bank may use the concept of istijrar for the purchase of goods from suppliers and then to sell them on the basis of istijrar with some amount of profit on a deferred payment basis. This product will works suitably when the bank purchases the goods directly from the supplier and then sells them to the buyer. As in this case, the goods will be in the ownership as well as in the risk of the bank. तो जितनी देर तक वो बैंक परचेज करके अपने पास रखता है और बायर को नहीं देता, तब तक वो बैंक के रिस्क के अंदर है. ठीक है, till it sells them to the buyer, so that makes the contract of sale valid and earning profit on such a transaction would be permissible, that is halal. इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि बैंक जो है वो अपॉइंट कर सकता है बायर को एज इट्स एजेंट टू परचेज द गुड्स, and he purchases them from time to time and utilizes them, and then it would not be possible to ascertain the point at which the ownership and the risk of the goods pass to the buyer. In order to make an istijrar a valid product, the following mechanism may be used. अब इस केस के अंदर सिर्फ इशू ये है कि वो बायर उसका एजेंट बन के जाके परचेज तो कर लेता है, लेकिन अब वो परचेज करके डायरेक्ट अपने पास ले जाता है. ठीक है, अब इस केस के अंदर पोजेशन बैंक के पास नहीं जाती, तो बैंक के ऊपर रिस्क नहीं आता उसके लॉस का कभी भी. और लॉस का जब तक रिस्क नहीं आता, पोजेशन नहीं आती, तब तक बैंक उसको सेल नहीं कर सकता. दैट इज वाई वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता. इसलिए इसके इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है. ठीक है, पहले बैंक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा इस जरार एग्रीमेंट के अंदर विद द परचेजर्स टू सेल डिफरेंट कमोडिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ सम स्पेसिफाइड, दैट इज द अमाउंट जो भी होगी, लिमिट ऑन अ कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट बेसिस. ठीक है ना, कि कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट की बेसिस और बैंक उसको बेचेगा. Then the purchaser sends a purchase requisition letter to request the purchase of a specified commodity. तो जो हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है बैंक का, वो रिक्वेजिशन भेजेगा कि मैंने, या बेसिकली जो परचेजर है वो रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने ये कमोडिटी खरीदनी है, मुझे ये कमोडिटी आप खरीद कर दें. ठीक है, simultaneously or just after signing the istajrar agreement with the purchaser, the bank agrees with the supplier either to purchase the goods on normal spot or credit payment basis, or the bank may also enter into a parallel istajrar agreement to purchase the goods on market price, whereby the payment may be made in advance or after the delivery. तो बैंक या तो इस्तेजार कर लेगा जो अगेन किसी सप्लायर से, या फिर उसके साथ से ये क्रेडिट के ऊपर या नॉर्मल परचेज के अंदर पेमेंट देकर उससे माल खरीद लेगा, और उससे एग्रीमेंट ये कर लेगा कि जब भी मुझे माल चाहिए होगा मैं तुम्हें ऑर्डर किया करूंगा, तो मुझे दे दिया करोगे. After receiving the purchase requisition from the customer, bank would send a purchase requisition letter to the supplier to order the delivery of the goods to the bank or its authorized representative, or ask him to deliver them to the purchaser's premises on the bank's behalf.
तो वो डिसाइड करेगा बैंक उसके साथ बात करके कि जी ये माल है, इतना तुमने सप्लाई करना है, और ये या तो मेरे एजेंट को दे दो या मेरे पास प्रोवाइड कर दो, या फिर जिसको मैं कहता हूँ जो मेरा परचेजर उसके प्रेमिसेस के ऊपर पहुंचा दें. After taking possession of the goods and making the supplier its agent to deliver the goods to the customer, the goods will remain in the ownership and risk of the bank. तो अब वो ये करेगा, जब उसको कहेगा ना कि परचेजर तक पहुंचा दो, तब वो उसको अपना एजेंट बनाएगा, एजेंट अपॉइंट करेगा, और फिर उससे कहेगा कि अब मेरे बिहाफ के ऊपर जाकर इसको ना पहुंचाओ. जब वो एजेंट अपॉइंट कर देगा तो रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा बैंक को. अब जिससे वो परचेज कर सप्लायर, उसके ऊपर रिस्क नहीं रहा सामान का. अब इस दौरान जो भी सामान को लॉस होगा वो बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, जब तक कि वो माल परचेजर तक नहीं पहुंच जाता. Again, इसके अंदर it should be noted that a template purchase requisition letter should be prepared in such a way that it clearly mentions that the specifications of the goods. तो उसकी specification goods की clearly mention होंगी. Confirmation letter should also be sent from the supplier to the bank and then from the bank to the purchaser, describing all details of the goods and their prices in order to avoid any ambiguity in the subject matter as well as in the price that may lead to an dispute. ठीक है, तो इस वजह से सारे लेटर्स के अंदर बड़ी क्लियरली क्वालिटी भी बयान की जाएगी और उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी प्राइस भी बयान की जाएगी, ताकि सबको पता हो कि किस प्राइस के ऊपर बेचा जा रहा है और किस पर खरीदा जा रहा है. Okay, that's it for Istajrar. Now let's move on to a very important topic in Islamic banking, but we should start the recording again.